क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां चारों तरफ रास्ते तो बहुत दिखते हैं लेकिन कौन सा रास्ता आपका है ये समझ नहीं आता। आज की दुनिया में जहां हर तरफ से सलाह और जानकारी की बौछार हो रही है, सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सफलता की कहानी बता रहा है। ऐसे में खो जाना, थोड़ा उलझन में पड़ जाना बहुत स्वाभाविक है। ऐसा लगता है जैसे एक घना कोहरा है और हम उसमें अपनी मंजिल तलाश रहे हैं। और कहते हैं जब अंधेरा बढ़ता है तब कोई एक दीपक जलता है और वही दीपक बन जाता है एक दिशा, एक ऐसी रोशनी जो कोहरे को चीर कर हमें आगे का रास्ता दिखाती है। ये रोशनी कोई चमत्कार नहीं है, ये वो प्रेरणा है जो हमें किसी की सच्ची कहानी से मिलती है, किसी के असली संघर्ष से मिलती है। हमारे समाज में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो बिना शोर किए बदलाव की कहानी लिख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो शायद आपको किसी बड़ी मैगजीन के कवर पर न दिखें या जिनके लाखों फॉलोअर्स न हों। ये वो असली हीरो हैं जो संघर्ष से निकले, जिन्होंने मुश्किलों को सीढ़ी बनाया और जब सफलता मिली तो उसे अकेले नहीं बनाया बल्कि समाज को समर्पित कर दिया। कोई अपने गांव में शिक्षा की अलग जगह रहा है, तो कोई छोटे से स्टार्टअप से हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। कोई अपनी कला से समाज की सोच बदल रहा है, तो कोई अपनी हिम्मत से दूसरों के लिए मिसाल बन रहा है। ये वो कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि गिर कर उठना क्या होता है, कि जुनून और जिद में कितनी ताकत होती है। इन्हीं कहानियों को, इन्हीं असली नायकों को और इनकी प्रेरणा को आप तक पहुंचाने के लिए हमने एक सफर शुरू किया है। स्वागत है प्रेरणा पथ में। ये सिर्फ एक शो या पॉडकास्ट नहीं है, ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसा रास्ता है जहां संघर्ष की कहानी बनेगी शक्ति और अनुभव बनेगा युवाओं की दिशा। हम मानते हैं कि प्रेरणा किसी भाषण या कोट से नहीं मिलती, वो किसी की जिंदगी को करीब से देखने और समझ। मैं आपका प्रेरणा पथ का साथी होस्ट जितेंद्र ब्रह्मभट्ट आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। और एक दोहा में हमको सुनने को मिलता है, शरीर का तेल श्रम की बाती, पर हित कार्य चले दिन राती। और मित्रों, एक गीत भी मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है। गीत है दोस्तों, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, एक पल तुझी जमाने के लिए। मित्रों, आज अब बड़ा सौभाग्य है कि आज की भागम भाग और इस दौड़ भाग जिंदगी में कोई किसी की चिंता नहीं करता। सबको अपने और अपने परिवार की पड़ी रहती है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के आंसू पोंछने की दम रखते हैं और साहस रखते हैं, दूसरों के चेहरे पे खुशियाँ देना चाहते हैं। दोस्तों, आज हमारे प्रेरणा पथ के जो तीसरा एपिसोड है उसके हमारे साथी और हमारे मित्र ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने जहाँ रास्ते पे लोगों को घूमते हुए देखा और जहाँ उन्हें विक्षिप्त लोग मिले, लोगों को एक ही नाम आता है, एक ही नाम उनके दिमाग में गूंज करता है, वो होता है एक व्यक्ति का नाम जिन्हें हम सब लोग कहते हैं प्रमोद भार्गव। प्रमोद भार्गव जी आज हमारे बीच में। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है और पूर्ण आशा है, मित्रों मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आज हम प्रमोद भैया से जो भी बातें करेंगे, उनकी जो कहानियां हैं, उनके जो संस्मरण हैं, आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि आज हमारी समाज की स्थिति क्या है, समाज में क्या चल रहा है। और मैं इन सब बातों के साथ बिना किसी देरी के प्रमोद भैया से पहला सवाल करता हूँ। प्रमोद भैया, अपने व्यक्तित्व, अपनी प्रारंभिक यात्रा या अपनी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मैं पहले तो सभी लोगों का और आपका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आज आपके इस चैनल पे आया हूँ। मैं बताना चाहूँगा, मैं शिवपुरी ज़िला जो है उसका निवासी हूँ मैं, और ग्रामीण परिवेश ही है हमारा, और वहाँ से मैंने कक्षा 5 तक पढ़ाई की। मेरे पिताजी श्री रमेश कुमार भार्गव, माता जी श्रीमती उर्मिला भार्गव हैं। उसके बाद हम वहाँ से निकले बदरवास से, शिवपुरी जिले में, वहाँ पढ़ाई की हमने। फिर हम जो है गुना आए, और गुना आने के बाद में यहाँ हमने कॉलेज में भी रहे और 12th यहाँ से किया, और उसके बाद में जो है कॉलेज किया, और कॉलेज के बाद में धीरे धीरे काम बढ़ता गया। तो एक सामाजिक काम में उसी समय से मतलब लोगों को देखे कि किसी कम काम आ सकते, तो उसी समय से हम करते रहे। प्रमोद जी, जैसे माने जब लोग काम करना स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं तो वो बड़े छोटे छोटे कामों से उनकी शुरुआत होती है समाज में। तो ऐसा कौन सा काम है जहाँ से आपने इस पूरे सामाजिक क्षेत्र में आने का पहला प्रयास आप करा?
हुआ ये कि वैसे तो मैं आपको बताऊँ काम बहुत सारे करते रहे। काम क्या है कि जैसे कुछ देखा कि हम किसी की मदद करें तो शुरू से लोगों को देख के कई ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं उनको देख के लगता था किसी के काम आए। तो एक छोटा सा मैं आपको मेरा जो संस्मरण है वो बताता हूँ कि एक मुझे सूचना मिली थी विगत करीबन 15-16 साल वर्ष पहले रेलवे स्टेशन पे हमारे कुछ साथीगण गुजर रहे थे। उन्होंने बोला एक छोटी सी बच्ची है वो रेलवे स्टेशन पे रो रही है। तो उसके बाद में वो जैसे ही हम रात को वहाँ सुबह पहुँचे तो हमारे मित्र हैं एक अनूप आगरे जी भी हैं और हम दोनों वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद उस बच्ची को हम देखते हैं और देखने के बाद में काफ़ी देर तक उस बच्ची को जो है हमने दूध पिलाया और वहीं उसको बैठाया और हमने उसका इंतज़ार किया करीबन 12 बजे तक कि बच्ची के परिजन कोई हो सकता है रेलवे स्टेशन छूट जाए तो वो ले जाए। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया तो ऐसे 2 बजे तक जब तक कोई नहीं आया तो पुलिस को सूचना दी। उसके बाद में वो बच्ची को हम रेड क्रॉस में हमने जो है जिला रेड क्रॉस है वहाँ उनको सूचना दी और कोतवाली पुलिस और सबके सहयोग से प्रशासन के सहयोग से उस बच्ची को हमने जो अपना बच्चों का अनाथ आश्रम रहता है यहाँ पर उसमें भर्ती किया। तो उस समय क्या उस बच्ची से नियमित मेरा मिलना जाना होता रहता था, अस्पताल जाना उससे मिलना नियमित चलता रहता था। तो इस तरह से ही मतलब नियमित चलते मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो कहीं ना कहीं परेशान थे। तो वो एक कारवां वहाँ से चालू हुआ है शुरुआती दौर जिसको हम बोलेंगे। जैसे आपने जब इस क्षेत्र में आपने काम करने की शुरुआत की और जब आप इस क्षेत्र में आए तो कभी रास्ता ऐसा लगा कि रास्ता बहुत कठिन है या मुझे ये नहीं करना चाहिए, मन ने हार मानने का कुछ विचार कभी मन में आया? मैं आपको बताऊं ये जैसे मैं जो काम कर रहा हूं मैं तो मैं आपको बिल्कुल मेरी हृदय की बात बता रहा हूं मैं कि मतलब मुझे यही समझ में नहीं आ पाता कि मतलब क्या हो रहा है और क्या कर रहा है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई काम कर रहा हूँ। वो तो ऑटोमेटिक ऐसी स्थिति बन रही है कि ऑटोमेटिक काम हो रहे हैं। मतलब मुझे सूचना आती है और वो काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं और ईश्वर ही वो काम पूरा कर रहा है। तो हर की अगर बात करें तो समस्या तो इतनी विकट है ये काम में, इतनी विकट है कि जब अगर इसको सोचेंगे कि हम बेसिकली मानसिक अस्वस्थ लोगों पे काम करते हैं, जो मेंटल लोग, इनको लोगों ने बंधक बना के रखा है ना, इनको लोग जो निराश्रित रोडों पे घरों ने परिवार ने छोड़ दिए तो उन लोगों पे काम करते हैं। तो बहुत टिपिकल काम है वो, मतलब इतना जटिल काम है कि कोई एक वैसे उनकी भाषा में अगर लोगों की भाषा में वो पागल होते हैं, हमारी भाषा में ईश्वरी रूप हम उनको प्रभु जी के संज्ञान देते हैं। तो उनके साथ काम करना वो एक बहुत बड़ी जटिल समस्या तो है, मगर मुझे मालूम है कि ईश्वर पूरा काम करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति या युवा अगर मान लो समाज सेवा के क्षेत्र में आए तो वह सबसे पहले क्या कदम उठाए, उसे क्या करना चाहिए? देखो सेवा और जो मैं समझता हूँ दुनिया में मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई सेवा का भाव ना हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर हृदय में सेवा का भाव ना हो। तो वो कोई भी युवा है वो कहीं ना कहीं सामाजिक काम तो करता ही है। मतलब वो सामाजिक काम किसी प्रकार से, जैसे सेवा को अपन एक माने कि हम घरों पे अगर एक गाय को रोटी दे रहे हैं वो भी एक सेवा है। कोई व्यक्ति अगर भिक्षा लेने हमारे दरवाजे पर है उसको अगर रोटी दे रहे हैं तो वो भी एक सब सेवा का ही भाव है। मगर मेरा मानना ये है कि कोई भी युवा अगर शुरुआती दौर करना चाहता है तो उसके मन में ये भाव होना चाहिए कि वो व्यक्तियों की कैसे मदद किसी बहुत सारे प्रकार से अगर, जैसे हम एक आम तौर पर मैं छोटी सी बात बता दूँ कि बैंक में अगर आप जाते हैं, हम और आप कभी भी जाते ही हैं तो बैंक में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वृद्ध बुजुर्ग जो ऐसे रहते हैं उनको वो पर्चा अंग्रेजी और हिंदी में भरना नहीं आता है। तो वो लेके पेन और वो लेके आते हैं सामने, अगर उस पर्ची को अगर कोई भर देता है तो वो भी कहीं ना कहीं एक सेवा का रूप होता है क्योंकि उस समय उसको पता नहीं होता। सेवा कई विकल्पों में युवा कर सकता है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। रोहन जी, जैसे भी आपने बताया कि आपने बंधुआ मजदूर जिन्हें लोग बंदी बना के रख लेते हैं काफी लंबे समय तक उनके साथ रहे, उनके साथ बहुत काम किया। तो बंधुआ मजदूरों को आप जैसे छुड़ाते हैं या उनसे साथ काम करते हैं तो आपको क्या क्या चुनौतियां रहती हैं जिनका आप कुछ अनुभव बताएं आपको? मैं आपको इसको शुरू से बताता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो बच्ची थी, बच्ची के बाद में हम काम करते रहे तो उस बीच में हमको बहुत सारे बीच में एक हमें एक ऐसी माताजी मिली रेलवे स्टेशन पे। वो ना बोल पाती थी, ना सुन पाती थी, ना पढ़ लिखी थी। उनको हमने हमारे आश्रम या वृद्धाश्रम था पहले नानागढ़ी पे, यहाँ रखा और तकरीबन उनको 18 महीने तक हम खोजते रहे परिवार से, उससे फेसबुक व्हाट्सएप से। उस समय हमारे पास कीपैड मोबाइल था तो हमने दूसरे एक व्यक्ति के मोबाइल में हमारा फेसबुक आईडी बनाई और वो भी मेरे नाम से नहीं बनाई, मेरी एक फर्म थी श्रीनिकल एडवर्टाइजर्स, उसके नाम से हमने बनाई और उसके माध्यम से उसका डाला तो बहुत ज़्यादा वो शेयर हुई। तो पूरे देश के लोग उससे जुड़े हमसे। तो ये करते 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 हुआ क्या कि मेरे पास अचानक एक मैसेज आता है
कि आपका जो ज़िला है गुना ज़िले में ऐसी एक प्रथा चली आ रही है और ऐसे जिसमें मानसिक जो विक्षिप्त यानी कि जो मानसिक बीमार हैं जिनको पागल कहते हैं, वो लोग रोड़ों से निकलते हैं, उनको पकड़ के उनसे काम कराते हैं। ये प्रथा एक लंबे समय से मतलब ऐसा बताते हैं कि 40 वर्ष का तो हमको प्रमाण मिल गया, 40 से 45 वर्ष का हमें ऐसे लोग मिल गए हैं जो वो कह रहे हैं कि उनने बचपन से ये लोगों को देखे और उनकी उम्र आज 50 वर्ष हो गई। तो एक हमने एक अनुमान लगाया कि 45 वर्ष से ये प्रथा चली आ रही है। तो वो हम शुरुआती दौर में वहाँ मतलब जैसे मैं निरंतर वहाँ जाता रहा, मैंने देखे, लोग भी मुझे दिखे, मिले, सब चीज़ करके। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सर्वे किया वहाँ। तो एक गांव में हम पहुंचे, उस गांव में हमने सर्वे के माध्यम से पता किया कि किसके घर में कौन कौन व्यक्ति हैं। तो ये तकरीबन हमने 1 साल में एक डाटा इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। तो वो डाटा हमारे पास में एक तकरीबन 150 लोगों का आ गया। व्यक्ति का नाम, उसको पागल का नाम क्या रखा है, उसका नाम, ये पूरा हमने एक डाटा इकट्ठा करने के बाद में जिला प्रशासन जो कलेक्टर थे यहाँ पे, उनको हमने ये पूरी चीज़ बताई कि साहब ऐसी ऐसी समस्या हमारे ज़िले में। तो 2023 का समय था, ये होता गया मतलब 1 से 1.5 साल हमें तैयारी करने में लग गए। तो उसके बाद में 2023 में क्या विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। तो जिला प्रशासन को क्या लगा, मैं किसी को नुकसान या फायदा पार्टी को पहुंचाना चाहता हूँ। तो ये जो समय निकलता रहा, तकरीबन 6, 7, 8 महीने में कलेक्टर एसपी कई बदली, 3-4 कलेक्टर एसपी भी बदलते गए और नए आए, हम नए समस्याएं लेके पाए। उस समय आईएएस तरुण राठी करके थे, तो उनको मैंने बताया तो वो मुझसे बकायदा उन्होंने बोला कि तुम कहीं ना कहीं किसी को फायदा नुकसान तो पहुंचाओ। मुझे बारे में पता भी किया सब चीज़ करने के बाद में। तो मैंने उनको बताया कि सर आप जिले के अधिकारी और हमारे राजा हो, जिले के राजा हो, तो आप हमारी अगर सहायता नहीं करोगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप उनने श्रम विभाग को भी दिया। तो मैं किस्मत हमारी ऐसी रही कि हम 2 बार श्रम विभाग के साथ टीम के साथ गए, क्योंकि मैं उनको बता ही था चल कहाँ रहे हैं। तो उसके बाद हमें कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो प्रशासन शुरुआती दौर में मुझसे बहुत नाराज हुआ कि तुम कहीं ना कहीं मतलब झूठी बात कर रहे हो और इस तरह से जो है मतलब उन्होंने मुझसे बोला कि आप इस तरह से ऐसे शिकायत नहीं कर सकते। तो मैं करीबन 2 महीने तक तो बिल्कुल शांत बैठा कि चूँकि गलती मेरी हो ही गई थी, मैं इतने दिन शिकायत कर रहा था और एक भी व्यक्ति मुझे वहाँ नहीं मिला उसमें। जैसे 2 महीने का समय बीता तो मैंने मैंने लेटर लिखा कमिश्नर को, साहब ऐसी ऐसी समस्या, क्योंकि कलेक्टर साहब से तो हमारी वैसी बिगड़ ही गई थी, ऐसी ऐसी समस्या हमारे जिले में हो रही है। तो उनने वहाँ पत्र गया तो नाराज हुए साहब, उन्होंने बोला कि तुमसे हमने 2 बार बोला, फिर भी उनके सर एक बार और दो। तो ठीक है, तरुण राठी सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अगर तुम्हें लग रहा है तो एक बार और मौका, मेरे शर्त मेरी होगी उसको, मैंने उन्हें ये बताया। सब अधिकारियों को बैठा ला उनने, शर्त मेरी ये थी कि मैं आपको उस समय बताऊंगा जब कहाँ चलना है, कौन से गाँव में चलना है, बस। और भी मेरी कसावट की मैंने तैयारी जहाँ मुझसे कमी हुई। तो हम एक सुबह 5 बजे हम यहाँ से निकलते हैं टीम के साथ में, कुमराज पहुँचते हैं। कुमराज पहुँच के हम पुलिस थाने में पहुँचते हैं। पुलिस थाने में मैं बताता हूँ उनके साथ, तो सब सुबह 6 बजे तक मैंने कोई गांव का नाम नहीं बताया था। तो एक मानक चौक गांव है कुमराज क्षेत्र के पास में। तो मानक चौक गांव में हम सुबह 7 बजे हम वहाँ पहुँच गए और तैयारी हमारी पूरी थी, नाम ये सब चीज़ करने के बाद में। तो ईश्वर की कृपा से उस दिन हम 13 लोगों को वहाँ से पहली खेप में निकाल कर लाए। उसके बाद 13 को लाए यहाँ, तो प्रशासन ने बड़ा सख्ती में, नेशनल न्यूज़ बनी, लोगों ने देखा कि वाकई में ये सब उनके। उसके बाद में एक तो ऐसा उस घटनाक्रम हुआ कि हमारे जिले का ही व्यक्ति फंसा था, मतलब जैसे अस्पताल में सब लोग बुलाए, मेडिकल चेकअप हुआ, तो एक कारण का एक व्यक्ति करीबन 2 साल से गायब था। उनके कोई भर्ती थे अस्पताल में और उनको भर्ती, उसने पहचान लिया, उन्होंने कहा ये तो हमारे उनका लड़का है। तो उन्होंने उनके परिवार लेने आया, उसको लेने आया तो वहाँ रकम मच गया, मतलब बोलिए कि हम 2 साल से उसको खोजना है, FIR की रिपोर्ट सब चीज़ करके। तो सब लोगों को हमने इस तरह से वहाँ से मुक्त कराया। क्योंकि जैसे जब आप किसी व्यक्ति या परिवार को बंधुआ मजदूरी से मुक्त करते हैं तो उस पल आपको कैसा महसूस होता है, आपको क्या लगता है? देखो क्या रहता है कि जैसे मतलब 2 तरह की बातें, एक तो हम उसको मुक्त करके लाते हैं जी, लाने के बाद में उसकी स्थिति ऐसी होती है कि मतलब उसका कोई व्यक्तिगत जीवन, मतलब उसको लगता ही नहीं है कि वो क्या हमारे साथ भी आ रहा है, तो उसको ऐसा नहीं लगा कि कहीं चलना है। उनके पास थे तो वो यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद लोग चूँकि मेंटल वो इतने हो चुके हैं को उनको इतना प्रताड़ित, तो मेंटल करने के बाद में व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हम उसको दवाई गोली चलाते हैं और चलाने के बाद में उससे फिर परिवार पूछते हैं, और उसका परिवार जब मिलता है ना, तो मुझे जो लगता है वो ऐसा लगता है कि मतलब मैंने ना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो होता है वो मैंने बना दिया एक परिवार को लेकर। और ये मुझे निरंतर ये खुशी मिलती रहती है, एक दो दिन में मुझे मतलब ये खुशी आती रहती है। इवन आज अपन बैठे हैं, कल भी एक व्यक्ति का परिवार मिला है, मतलब कल आंध्र प्रदेश का एक व्यक्ति है, उसका परिवार कल ही मिला है, मतलब हाँ 2 साल से वो गायब था, उनका परिवार कल मिला है। जैसा कि आपने बताया कि आपने प्रशासन के साथ भी काम किया, प्रशासन के साथ मिलकर काम किया, तो प्रशासन के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? शुरुआती दौर में
थोड़ा सा प्रशासन मतलब चूंकि उनको लग रहा था कि मैं काम में, मगर एक छोटे से 2 शब्दों में अगर हम कहें तो बिना प्रशासन के काम संभव ही नहीं था। अगर प्रशासन ना होता तो हम किसी व्यक्ति को ऐसे निकाल के नहीं ला पाते, क्योंकि ये जितने भी लोग थे वो सभी बाहुबली और कहीं ना कहीं सभी लोग एक मजबूत और हैं तो दमदार हैं, सब चीज करके सब राजनीतिक सब संरक्षण में हैं वो लोग। तो यहाँ गुना जिला प्रशासन की मदद से उन लोगों को हम ला पाए। प्रमुख जी, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हम इन सब चीज़ों को, जैसे आपने बंधुओं मजदूरों मुक्त कराया, अगर आंकड़ों में इन सब चीज़ों को ले तो आपने अभी तक हमारे दर्शकों को बताएं कितने लोगों को मुक्त कराया है, ऐसे कुछ? जैसे आपको बताऊं, मैं ये आंकड़ा जो बताएं, सितंबर 2023 को हमने काम चालू किया था। पहली बार में हमने 13 लोगों को निकाला। तो 13 लोगों को निकालने के बाद में हम निरंतर मतलब हर 7 दिन 3 दिन 4 दिन वहाँ पे 17 20 ऐसे ऐसे करके, तो 2023 से 2024 के मध्य में हमने तकरीबन एक शासन मतलब श्रम विभाग उनके जो उसमें है ना, तकरीबन 81 के आसपास हमारे थे मतलब जी। उसके बाद में फिर जो है ना, ये अपना 2025 मई से हमने शुरुआती दौर काम किया, तो उसमें तकरीबन 90 के आसपास हूँ। तो अप्रोक्स मान लें हम तकरीबन 150 लोगों को शासन के दृष्टिकोण से देखेंगे। मगर इसी बीच में जो बीच का ड्यूरेशन रहा, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की ऐसी समस्या आती रही, तो प्रशासनिक रूप से सहयोग न मिल पाना, तो उस बीच में हमने क्या है कि ऐसे कुछ ऐसे प्रकल्प बनाए कि व्यक्तियों को मुक्त कराना है। सीधी बात है कि वो बड़ी एक सिस्टम, ये तो सब सिस्टम में थे शासन की, और वो कोई सिस्टम में नहीं आ पाया। ऑटोमेटिक उन व्यक्ति को हम होटल घरों से उनसे मुक्त कराते रहे, निरंतर हमारा चलता रहा। तो एक अप्रोक्स 150 के आसपास वो संख्या मान सकते हैं। प्रमुख जी, आपने बंधुओं मजदूरों पे हम लोगों ने बात कर ली, तो एक अभी जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे अभी ये लगा पढ़ते समय कि आप थैलीसीमिया जो बीमारी है उससे जो बच्चे पीड़ित होते हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं। आपने इससे पहले निरंतर रक्तदान के ऊपर बहुत काम किया। तो थैलीसीमिया को बच्चों को जो अपन जब रक्त उपलब्ध कराते हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, शुरुआत कैसे हुई आपकी? मतलब मैं जैसे बताऊं आपको कि हम 15-16 वर्ष जो हो गए हमारे, तो उसमें सभी काम थे हमारे। रक्तदान भी था, हमारी पूरी मित्र मंडली मिलके हम लोगों को लिस्टिंग करके लोगों को काम कराते थे। सभी लोग मिलके ब्लड, सभी, चूँकि रक्तदान ऐसा रहता है कि मैं अकेला तो 3 या 4 महीने में दे सकता हूँ। हमारा बहुत समूह हम इकट्ठा करके सब लोगों को रक्त उपलब्ध कराती थे। तो धीरे करके लोगों को जरूरत कराती, तो मैं निरंतर क्या प्रतिदिन आपको अस्पताल में जाता हूँ मैं सुबह शाम। तो उसमें क्या है कि थैलेसीमिया जैसी बीमारी हमें 10-12 साल पहले ही पता पड़ा था कि ऐसी कोई बीमारी होती है जिसमें हर महीना 15 दिन में ब्लड लगता है। तो उसमें क्या है, ऐसे बहुत सारे मतलब थैलेसीमिया बीमारी में होता क्या है कि जैसे 22 वर्ष 1-2 साल में पता पड़ता है कि बच्चे को ब्लड नहीं बनता है, तो उसको पहले 1 महीने में, 2 महीने में, फिर उसका 15 दिन में, किसी को 8 दिन में ही ब्लड लगता है। तो निरंतर ये चलता ही रहता है। तो अब चूँकि समस्या विकराल है हमारे गुना में, क्या गुना, अशोकनगर और पास के विदिशा जिले के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ निरंतर आ रहे हैं। और थैलेसीमिया की क्या बीमारी बढ़ती जा रही है, बच्चे भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस बीच में क्या है कि चूँकि रक्तदान करने वाले लोग बहुत हैं और अस्पताल प्रबंधन, ब्लड बैंक पूरा सहयोग करता है, तो इस बीच में ऐसी बहुत सारे केसेस दिन में 1-2-3 ऐसे हो जाती हैं कि उसमें उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा, रक्त उसमें, ब्लड को उसमें ही नहीं है। तो उसमें हमारा पूरा प्रयास रहता है कि उस व्यक्ति को मदद पहुँचे। तो उसमें हमने ऐसे लोगों के नंबर्स तैयार करके रखे हैं, तो वो लोगों को हम फोन लगाते हैं तो वो तुरंत पहुँचते हैं और उनकी मदद हो पाती है। मुझे जैसे आपने बताया कि आप रक्त उपलब्ध कराना है, आपको कोई थैलेसीमिया की कोई ऐसी कोई भावुक कहानी आपको याद आ रही हो जो आपने देखी और आपको लगा हो कि यार आपका बिल्कुल एकदम हृदय द्रवित हो गया हो, कि आपको याद आया, कोई ऐसी घटना बताएं हमारे से? वैसे तो मैं बताऊं आपको, थैलेसीमिया जिसको बीमारी जिस बच्चे को है, तो बच्चा तो परेशान है ही है। मतलब उसके मैं पेरेंट्स को देखता हूँ, उन तरफ देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया कि थैलेसीमिया बीमारी ऐसी है कि उनको 15 दिन और 30 दिन में रक्त लगता है। और कई ऐसे परिवार हैं, कई जिनको 2 बच्चों को है, दोनों को थैलेसीमिया है, कई ऐसे उनको 3 बच्चों को भी थैलेसीमिया, मतलब 3 ही बच्चे और तीनों को ही थैलेसीमिया है। तो उन जो माता पिता को मैं देखता हूँ, तो उनका मतलब धैर्य, मतलब आप सोचने वाली बात है कि कोई व्यक्ति वो अस्पताल से बाहर नहीं निकल पा रहा और निरंतर 10-10 साल हो गए, सिर्फ वो आता है और उसको यही लगता है कि अब मेरे को कोई खून देने जाए, और उसके बाद में मतलब उसको खुशी किसमें मिलती है, कोई व्यक्ति आता है और उसकी मदद कर जाए। तो मतलब एक देखना जाए तो कितने परेशान है वो लोग, उनकी परेशानी की पराकाष्ठा है। कल की मेरे पास एक घटनाक्रम, एक बंजारा एक है, छोटा सा बच्चा था, तो उसकी नानी मुझे मिल गई। तो अचानक मैं पहुंचा तो खून ब्लड बैंक में रक्त नहीं था, एक महीने को उसको ब्लड की जरूरत थी, तो वो अचानक पता चला कि वो बच्चे ही आ गए मेरे पास में।
तो मैंने कहा ये क्या थैलेसीमिया, उन्होंने बोला हाँ थैलेसीमिया का। तो मैंने पूछा ये इसके कारण मम्मी पापा पूछता हूँ मैं, तो उन्होंने बताया कि बीमारी को देखते हुए मम्मी पापा उसको छोड़ के चले गए नानी के पास। नानी और उसका मामा जो निरंतर आते हैं, हर महीने में 15 दिन में उसको ब्लड लगता है। अब सोचने वाली बात है कि अच्छा ये क्या है कि ऐसे भी कई है कि माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, मगर मेरा एक उद्देश्य है थैलेसीमिया को लेकर। मेरा प्रशासन से भी मतलब आगे चल के हम एक पूरा प्लान आउट भी कर रहे हैं कि जो बच्चों को थैलेसीमिया है उन बच्चों तक हम पहुंचेंगे भी और उनको अपने जीवन में एक आनंद आए। मतलब चाहे वो एजुकेशन, क्योंकि चूंकि वो पढ़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ब्लड के लिए भी हम बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं कि एक बच्चे पे हम 20 लोगों को तैयार करेंगे। एक बच्चे पे 20 लोग को एवरेज तैयार करेंगे। वैसे 200 के आसपास थैलेसीमिया के पेशेंट है। एक बच्चों को 200 लोग तैयार करके वो मतलब जैसे मान के चलो एक सब कुछ योगेश नाम का बच्चा है, तो योगेश को 20 लोगों को तैयार करेंगे। उसको जब जरूरत पड़ेगी तो 20 को मैसेज जाएगा और उसके बाद में उसको तुरंत उपलब्ध रक्त होगा। और उसके बाद में उसके और भी कोई उसको जरूरतें होंगी वो भी पूरी हम करने का प्रयास करेंगे आगे चल के। प्रमोद भाई, जैसे आपने बताया कि थैलेसीमिया की बात हो गई, आपके पास बड़ी टीम है रक्तदान के लिए, तो हमारे युवा जो हमारे संदेश को देख रहे हैं, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे रक्तदान को लेके? वैसे गुना में रक्तदान को लेके बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे, मतलब इतना काम कर रहे हैं। कई युवा तो ये मानो कि प्रतिदिन वो एक दो यूनिट कराती हैं। उनका पूरा ग्रुप है यहाँ पे गुना में, बहुत सारे ऐसे ग्रुप चल रहे हैं। मैं भी अधिकांश सभी ग्रुपों से जुड़ा हूँ मैं। वो युवा जो काम कर रहे हैं, मतलब उनका जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि रक्त जो है कहीं ना कहीं शरीर में बनता है, मशीन से बनता नहीं। तो चूंकि अपन देना व्यक्ति को ही पड़ेगा, तो हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। मतलब रक्तदान से क्या फायदे उनको ये हैं, एक तो क्या है व्यक्ति 4 महीना 3 महीने या 6 महीने में रक्तदान करता है तो उसको ये पता पड़ता रहेगा वो बीमार नहीं है। एक तो उसके साथ प्लस पॉइंट ये कि वो बीमार नहीं है, तभी वो रक्तदान कर पा रहा है। तो एक तो प्लस पॉइंट उसके साथ में यही है कि वो बीमार नहीं है। और दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं हम जीवन दान का काम कर रहे हैं रक्तदान को लेकर, तो वो रक्तदान हर युवा करे। तो प्रमोद भैया, जैसे अभी हमने आपके बंधु मजदूरों बात कर ली, एक आपका दूसरा पक्ष आया थैलेसीमिया की बात कर ली, एक आपके साथ एक चीज और जुड़ी हुई है कि जो बेसहारा होते हैं, मानसिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, जिन्हें हम लोग पागल कहते हैं आज की भाषा में, उनके साथ भी आपने बहुत काम किया है। तो आप जब लोगों को इस तरह का व्यक्ति दिखाया जाता है, चूंकि अब गुना में आपकी एक छवि ऐसी बन गई, लोग आपको सबसे पहले फोन करते हैं कि सड़कों पे जब कोई आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है, तो कोई ऐसी दिल छू जाने वाली कोई कहानी हो तो वो बताएं हमें। वैसे मतलब जो रोडों पर निराश्रित रूप से रहते हैं, हमारे को तकरीबन मतलब दिन में 1 या 2 या 3 फोन आती है। मतलब और अब फोन क्या जिले से नहीं, जिले के आसपास जिलों से भी, मतलब मान के चलो कि शिवपुरी जिला है, अशोकनगर जिला है, राजगढ़ जिला, वहाँ से हमारे पास भी फोन आते हैं। बहुत सारी ऐसी मतलब जो व्यक्ति मिलता है उसके साथ में एक नई कहानी जुड़ी होती है, मतलब अधिकांश रहती है। तो अभी एक छोटी सी घटनाक्रम आपको बताता हूँ कि हमारे पंडित जी जितेंद्र शर्मा उनका नाम है। वो रोड से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा एक महिला थी, और वो महिला दोनों हाथ उसके थे नहीं, तो वो उनकी गाड़ी में से उतरे और वो देने चले गए उनको बिस्किट का पैकेट। तो एक उनने देखा उनके दोनों हाथ ही नहीं, हाथ जले हुए थे उनके। तो उन्होंने उनको देखा, मेरे को वीडियो भेजा, तो मैंने वहाँ पे उन्होंने ब्यावरा की घटनाक्रम है ब्यावरा में। तो फिर मैंने, मेरे एक मित्र हैं ब्यावरा में, सरदार जी हैं, वो बहुत अच्छे समाज सेवी, उनको फ़ोन लगाया। उनको फ़ोन लगाने के बाद में उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से उसने जो बताया उस ट्रैक पे तुरंत उसका घर ट्रेस हुआ और घर उनका पता पड़ा कि वो व्यक्ति जो वो महिला है बहुत अच्छे परिवार से हैं, और मतलब उसके एक घटनाक्रम में उसके हाथ कट गए और परिवार उसको खोज रहा था। तो ऐसे वो परिवार लेने आया, उनको बहुत खुशी हुई। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं, मतलब हर व्यक्ति जो निराश्रित मिल रहा है उसके साथ में कहीं ना कहीं बहुत मतलब वो व्यक्ति घर मिलता है तो वो एक आनंदित रहता है। प्रमोद जी, जैसे आप इन सब लोगों की मदद करते हैं, तो कभी कोई आपको चुनौतियां का भी सामना करना पड़ता है, कि वो चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां अगर हम माने तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे हमने बंधुआ जिसको हमने इस पे काम किया, तो उस समय स्थिति ये थी कि जिन लोगों के यहाँ से हम लोगों को छुड़ा के लाए हैं, तो वो प्रशासन की नज़र में उनका एक एंट्री हुई है। दूसरा क्या है कि ऐसे प्रकरण जो लास्ट में हुआ उसमें मानव तस्करी और बंधुआ जो दोनों केस लगे, सभी लोग वो भी सक्षम हैं, सब राजनीतिक संरक्षण सब चीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं विरोध आता ही है, विरोध आया भी सब चीज़ करके। और सब लोग जो व्यक्ति का हम किसी का कहीं करें और उनको नुकसान भी बहुत हुआ है, तो वो सोचते हैं कि इनके साथ में कुछ कर रहे हैं ऐसा, मगर ईश्वर की कृपा ऐसी रहती है। चुनौतियाँ सब, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे सारे काम जो है ना ईश्वर ऑटोमेटिक कर रहा है, मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो सब कर रहे हैं, तो चुनौतियाँ भी अपने आप खत्म हो जाती हैं।
तो आप, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे आप इतना काम कर रहे हैं, अब आप समाज की क्या जिम्मेदारी है, समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं इन लोगों के प्रति आप? जैसे मतलब मैं आपको बताऊं, समाज की अगर बात करें हम, जैसे हम एक छोटा सा वैसे हमारा देश सनातनी है एक चीज़। दूसरा क्या है कि हम दूसरी तरफ देखें तो हमारा देश एक समन्वय स्थापित हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग। तो मैं काम करता कैसे हूँ, जैसे घटनाक्रम बताता हूँ कि अभी एक एक्सीडेंट हुआ है तो नाम मतलब एक और प्रकल्प है, अगर कोई लावारिस एक्सीडेंट होता है, हमें सूचना मिलती है तो हम पहुँचते हैं कि कोई व्यक्ति उसके साथ अननोन है, मतलब अज्ञात अगर कोई व्यक्ति है, तो हम उस अज्ञात व्यक्ति को जब तक उसको इलाज ना मिल जाए तो जब तक उसका हम ईश्वर के पास सेव करने का प्रयास करते हैं। तो मैं फिर ये देखता हूँ, समाज समाज दो प्रकार से, एक तो समाज जो परिवेश चल रहा है, हमारा देश वैसे भी सामाजिक स्तर पर बढ़ रहा है, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, कोई अग्रवाल है, तो मुझे इसका बड़ा फायदा है, कोई ज़्यादा है तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे समाज का, जैसे वो मुस्लिम थे तो मैंने यहाँ के अपने शहर के अध्यक्ष वगैरह सब लोगों को फ़ोन किया। घटनाक्रम भी बड़ी विचित्र थी, मरणासन हालत में थे, वो सब लोग आए, उसके बाद में उसमें पैसा भी लगाया, एजीएस अस्पताल में ले गए, वो व्यक्ति दोनों अच्छे हुए, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही मुझे बहुत सारे, जैसे अभी यादव समाज के एक व्यक्ति थे, एक बार अग्रवाल समाज, तो मैं सामाजिक स्तर पे तो इन लोगों को फायदा ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि इनके संगठन है, उनको फंड आता हूँ, साहब एक काम करो, उनकी मदद के लिए आप आओ और मदद के लिए आप खड़े हो जाओ, और तो सब बाकी हम काम हो ही जाता है सब चीज़ करके। तो समाज के लिए यही प्रेरणा है मेरी, वो समाज के लिए जो समाज में बटी है, उनको तो ये प्रेरणा है कि वाकई में अगर हमारी समाज का कोई व्यक्ति है तो वो निश्चित तौर पर उनकी मदद जरूर करें, वो भी एक समाज का काम। अभी ना कि आजकल क्या है कि समाज क्या दूसरी दिशा में जुड़ जाती है, राजनीतिक उसमें जुड़ जाती है, कोई लीडर होता है वो कहीं ना कहीं उसका प्रभावित करने की कोशिश बस, मगर कहीं ना कहीं समाज को इधर काम करना चाहिए, और दूसरा हर व्यक्ति को काम करना चाहिए। मतलब समाज के लिए कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं, कोई भी व्यक्ति परेशान है उसके लिए आसपास पड़ोसी सबको काम करना चाहिए। वो भी है, जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं तो आपने बहुत सारा, जो लोग अपने परिवारों से बिछड़ जाते हैं इनको भी मिलाया आप लोगों ने। जब कोई बिछड़ा हुआ परिवार से कोई व्यक्ति मिलता है तो आपका अनुभव कैसा रहता है उसको देख के? मैं आपको 2 3 4 वैसे हाँ। मतलब बहुत सारे ऐसे अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों में संख्या निकल गई जिनके परिवार मिले, और वो परिवार में जैसे खुशी, किसी व्यक्ति के जीवन में कोई खुशी आती है, जैसे हमारे साथ में भी कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में इतनी खुशी वो स्मरण में याद रहे, मेरे मतलब दिमाग में और चिंतन में वो ऐसे बहुत सारे स्मरण है, मुझे लगता है इतनी खुशी मतलब मिलती है, किसी का परिवार मिलता है कि उस दिन तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी घर में शादी ब्याह नहीं होता है, उसको वहीं मतलब एक्सप्लेन मतलब जो अच्छा लगता है कि नहीं बहुत अच्छा, तो मुझे ऐसे आते रहते। तो मैं एक छोटा सा एक बता रहा हूँ उदाहरण। एक माताजी, मैंने आपको उसमें शुरू में बताया, तो वो शुरुआत वहीं से हुई, वो गूंगी बहरी थी, उनका परिवार मिल नहीं रहा था, उनका परिवार नहीं मिला था, तो मेरे पास में कतर देश है, वहाँ से एक फोन आता है, कतर से कि ये मेरे रिश्तेदार हैं। तो उन्हें एक बिहार में भागलपुर में नंबर दिया, उन्होंने बोला मेरे बुआ जी हैं, ये 2000 करीबन 14 के आसपास का मामला है। तो वो जैसे ही मिली तो उनका परिवार यहाँ हमको लेने आया, तो उस दिन तो मतलब इतना खुशी, वो पूरा परिवार वेल सेटल था, वो ये कह रहे हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं, मगर हमारी ये मतलब उसकी बेटा, उसके भाई सब लोग लेने आए, बहुत प्रसन्न थे, भागलपुर जिले के बिहार के रहने वाले थे। मतलब वो इतना प्रसन्न थे, वो ये कह रहे हमने तो ये सोच रखा था कि ये हमारे साथ रही नहीं होंगी। ऐसे ही दूसरा स्मरण बताता हूँ मैं आपको, एक मामला था, एक हमने होटल से एक रेस्क्यू करे बच्चे को, उसकी उम्र तकरीबन 12 साल के आसपास थी, वो बच्चा 8 साल की उम्र में गायब हुआ था। उसके पिता राजस्थान के पास में कोई जिला है, वहाँ के रहने वाले थे, तो वो लोग क्या है अपने हरियाणा में कहीं मजदूरी करने गए थे, वहीं वो रहने लगे थे सभी लोग। बच्चा जब छोटा था तो बच्चा वहाँ से गायब हुआ, गायब होते हुए उसने पूरी हमारे पास में बकायदा उसकी, वो जहाँ से रेस्क्यू हुआ उसकी वो पूरी स्टोरी हमने बनाई पूरी कि वो कहाँ कहाँ पहुँचा। तो बच्चे को पहले ट्रक वाला एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह और पहुँचा, तो वो ऐसे करके एक होटल पहुँचे, वहाँ से हमने लिया, उस बच्चे से पूछताछ की मैंने। पूछताछ में उसने बताया कि मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, कि हम हरियाणा में रहते थे और मेरा गाँव इधर था और मेरा ये पिताजी का नाम है, इतने कुछ बताया। तो उसको खोजते रहे खोजने के बाद भाई बच्चा मिला, तो मैंने होटल वाले को बोला कि क्या बच्चे का परिवार मिल गया। तो हमने उसको वहाँ से लाया, उसके परिवार को जब मिलन हुआ तो उसकी माँ, उसका बाप, मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन परिवर्तन हो गया, हमारे हरियाणा से हमने सब कुछ, जब चूंकि बेटा ही चला गया, उन्होंने बेटा, उन्हें तो ये सोचा था हो सकता है कोई घटनाक्रम हुई बेटे के साथ में, तो उनको कोई मतलब ये कह रहा हमारे घर का चिराग ही बुझ गया। तो जब वो परिवार मिला तो मतलब वो खुशी का आनंद, तो मतलब उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। ऐसे नेपाल में एक महिला थी, आरती गुप्ता करके एक महिला थी, तो वो आरती गुप्ता जो थी वो भटक कर नेपाल से हमारे यहाँ आ गई थी। वो
रेलवे स्टेशन सोना से गुना गई, तो उनको हमने काफ़ी दिन तक यहाँ रखा। फिर उनको हमने खोजा परिवार, तो वो नेपाल में जाके उनका परिवार मिला। तो नेपाल में जब उनका परिवार मिला तो नेपाल से वो लोग लेने आए, वो भी बहुत आनंद देता, अच्छे वेल सेटल्ड सब परिवार उनका। ऐसे ही अभी रिसेंटली भी हमने एक नेपाल का एक परिवार था, एक वृद्ध दादा यात्रा पे निकले थे। तो यात्रा पे जब निकले तो यात्रा पे निकलते निकलते वो इधर अपने बिहारों के आसपास तक पैदल पैदल चले आ रहे थे। हमें सूचना मिली हमारे सहयोगी के माध्यम से, उनको गुना लाए, तो उनने हमें कुछ पता बताए। तो उस पते के माध्यम मतलब 70 जिला बताते हैं नेपाल में, तो वहाँ है ना हमने कई दिन तक हमारे पास रखा। जब हमें कोई रास्ता नहीं मिला तो नेपाल के चूँकि पता तो हमने खोज लिया था वहाँ की पत्रकार के माध्यम से, उनके घर तक वीडियो कॉलिंग, मगर चूँकि वो जा नहीं सकते थे, वहाँ से कोई लेने नहीं आ रहा था, तो वहाँ हमने गृह मंत्रालय में संपर्क किया। जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनसे मैंने व्हाट्सएप पे बात की, तो उनने पूरी मदद की। एम्बेसडर जो अपनी दूतावास के माध्यम से यहाँ गुना दूतावास लेने आए, उनने बॉर्डर तक छोड़ा, उसके बाद में उनके परिवार उनको वहाँ छोड़ के आए। वो ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। एक परिवार ऐसा था, वो 20 वर्ष बाद उनका मतलब एक कटनी जिले में माता पिता छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते, मगर माता पिता अचानक गायब हो गए और वो वहाँ से कटनी भी छोड़ चुके थे बच्चे। वो हरियाणा ये अपने जो कपड़े की कोई फैक्ट्री है वहाँ पर वो जाके उनके मामा के यहाँ रहने लगे। उन्होंने उनका व्यवसाय सब जमा लिए, तो वो अपने गुना जिले के मधुसूदनगढ़ क्षेत्र से हमने उनको रेस्क्यू किया था। तो उस समय जब उनसे पूछताछ की तो उस गांव पहुंचे, उन्हें कटनी के गांव बता रहे थे, वो कटनी हम पहुंचे, उन्होंने बोला ये तो 20 साल पहले गायब हो गए थे पतिवर्ती दोनों। तो उनने उनके जो रिश्तेदार थे उनने राजस्थान में या हरियाणा में हमें नंबर दिया कि इनसे मिलो। तो बेटा 20 से 21 साल बाद उनका जब बेटे उसको लेने आए बाप को गुना में, तो वो पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने कहा हम उनको नहीं जानते। तो वो देखा उनने कि नहीं मेरे बेटा नहीं है, मैं नहीं जानता। फिर उसके बाद उनके साले थे, मतलब उनके मामा और उनकी बहन से जब हमने वीडियो कॉलिंग से बात की, तब उनको विश्वास हुआ मेरे ये बेटे हैं, और वो इतने खुशी उनको लेके गए। मतलब बहुत सारे ऐसे 33 साल में एक दादा के परिवार 33 साल बाद मिला। तो अभी तक आपने कितने लोगों को मिलवाया हुआ, कुछ एक संख्या है? परिवार से हमने अभी तक मतलब तकरीबन ये 250 लोगों के आसपास तक मतलब पहुंच चुके हैं कि जो मिल चुके परिवार, और निरंतर मिल ही रहे हैं। अब और स्प्लिट चूंकि पूरे देश में एक नेटवर्क बन गया है, तो हमें मतलब परिवार का पता लगाने में बहुत आसानी है। पहले बड़ी शुरुआती दौर में बड़ी दिक्कत आती थी कि भाषा को लेके तो इतनी प्रॉब्लम आई कि कुछ समझ ही नहीं आता था कि व्यक्ति मतलब वो बोल रहा है कोई दूसरी भाषा, तो वो उसका पता नहीं पड़ पा रहा था। अब चूंकि काम करते करते ये अनुभव हुआ कि हमें सभी भाषाओं के लोग हमारे से संपर्क में आ जाएं, तो उसको कन्वर्ट हम कर लेते हैं उनको। अपनों भी जैसे अभी आपने लगभग 250 लोगों को अपने परिवार से मिलवाया, और आपने बताया कि हर व्यक्ति के पीछे एक खुशी की एक कहानी होती है। तो एक चीज़ आपके साथ और जुड़ेगी, आपका बहुत सारा समय वृद्धाश्रम में भी जाता है, और आप उन लोगों के साथ वृद्धाश्रम में बहुत समय बिताते हैं। तो थोड़ा वृद्धाश्रम के बारे में, और थोड़ा आप एक चीज़ आपके साथ एक जुड़ी कि आप जो जिनके कोई नहीं होता, आप उन लोगों के अंतिम संस्कार भी करते हैं जब वो शरीर छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा वृद्धाश्रम को लेकर बताएं कुछ। गुना में क्या नानाखेड़ी पे वृद्धाश्रम था, तो कोई भी महिला मिलती थी शुरुआती दौर में तो हम वृद्धाश्रम में ले जाते थे उनको, और वृद्धाश्रम वहाँ रखते थे। तो वो वृद्धाश्रम में फिर उसका कोई जैसे एक छोटी सी घटना बताता हूँ। इसी बीच में एक मुझे माताजी, मतलब वो भी एक हमारे एक उसका हिस्सा है, बड़ा मूवमेंट, मतलब वो एक संतोषी यादव अम्मा थी। संतोषी यादव अम्मा, वो मुझे पति पत्नी के साथ में वृद्ध थे, वो घूमते हुए मिले मुझे बाजार में। तो मैंने उनसे पूछा, मतलब बहुत अच्छे, मतलब आवामंडल बड़ा तेज था उनका। मैंने कहा माता जी कहाँ? उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हम जहाँ रह रहे हैं बेटा। बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने बोला बच्चा एक तो हमारा चला गया, भाग गया, एक जेल में किन्हीं कारणों से वो बंद रहा हो, आजीवन कारावास में थी। तो फिर दूसरे से मुझे वहीं मिली वो। तो मैंने बोला कि अम्मा मुझे बताओ क्या खाना पीना? कि मांग के खाती, मैं अब तुम मांग के मत खाओ। हमने इसको उनको 400 रुपये महीने का एक कमरा नानाखेड़ी पे दिलवाया दोनों को। एक राठौर साहब का था मकान, उसमें 400 रुपये हमने बोला हम इसके किराया हम दिया करेंगे, और आप मांगना मत। तो हमारे सब मित्र मंडली ने आटा वाटा ये सब व्यवस्था कर करा के उनकी हमने व्यवस्था कर दी। तो वो सब चीज़ उनका नियमित 2-3-4 महीने तक चलता रहा। जो दादा की तबीयत खराब हुई तो मुझे ऐसा लगा इनको वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दें। तो मैं उनको वृद्धाश्रम में ले गया। वृद्धाश्रम में ले गए तो वहाँ दोनों पति पत्नी रहने, बहुत सारे बुजुर्ग थे उनके साथ में रहने लगे। वो माता जी का प्रेम बड़ा, मतलब मेरे पे ऐसा था, वो ये कहती कि तुम मेरे बेटा तू ही है, मतलब सब चीज़ करके बहुत प्रेम था। लंबे समय तक कोई बीमार हो जाए, रात को अगर 2 बजे भी उसको कोई बीमार हो जाए, तो थोड़ी तेज थी वो, तो वो किसी के माध्यम से फोन लगवाएं कि तू रात के 2 बजे आया, और मतलब मान जो और उसके बाद में जैसे
उनके साथ ऐसी घटनाक्रम हुई कि जैसे मान के चलो मैं किसी दूसरी अम्मा से बोल गया उनसे पहले, हाँ। 2 दिन तक बोलना ही नहीं है मेरे को, कपड़ा बांध देना, जो उसके बाद बात नहीं करना, नहीं तो उससे इस तरह से बहुत उनके कुछ कि फिर दादा खत्म हुई तो उनका कहना था कि जब मैं मरूं तो मुझे बोलिए ढोल ढमाके के साथ ले जाना, मुझे ऐसे ले जाना। तो ईश्वर की कृपा से ऐसा हुआ कि अम्मा का अंतिम समय आया और उन्होंने एक दिन पहले मुझे बता भी दिया था कि बेटा हम ज़्यादा चली गए थे, तो आप मुझे हमें ऐसे ले जाना। तो हम उनको बाकायदा चून ने बोला था वैसे ही उनको बिल्कुल ढोल नगाड़े उससे सब पूरे, उन्होंने बोला हमारे को ये नहीं है तो मेरे साथ जाएगा को हमारे आर्थिक पीस से जाएगा को ने हमारे सब नेत्रवान लेकर हमने सूचना दी। तो सभी लोग हमारे सब लोग इकट्ठे होकर उनका विधि विधान से हमने पूरा, फिर परिवार उनके वो भी आ गए थे लास्ट में और उनका पूरा अच्छा विधि विधान से हमने अंतिम संस्कार किया। अच्छा, लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? वैसे क्या है, ये अंतिम संस्कार वाला वैसे सब का एक्शन कर ईश्वर रहा है। सूचना हमारे पास आती है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे पहले शुरुआती दौर में कि अस्पताल में लावारिस व्यक्ति होते थे तो उनका जो अंतिम संस्कार के लिए जो व्यवस्था रहती है, अब तो चूँकि अंतिम संस्कार जो लाभ वैसा है जो पुलिस और इनको मिले हैं, तो उसमें हम प्रयास ये कर रहे हैं कि अंतिम संस्कार एक थोड़ा सा प्रशासन को बीच में लेकर ही करेंगे, उनको क्या कोई कारण है। और जैसे वैसे अंतिम संस्कार जैसे किसी का कोई हम जैसे करते हैं तो सबको ईश्वर, चूँकि वो विषय ऐसा है कि ना बताने वाला तो सब ईश्वर को ऑटोमेटिक सब करवा रहा है। और हमें लगता है हम किसी के काम आए तो ये सौभाग्य है हमारा कि हम छोटे सा तनिक से, मतलब ऐसा नहीं कि हमने काम कर दिया, वो तो भगवान की कृपा है कि वो हमें कोई काम करवा रहा है ईश्वर के। प्रभु जी, जैसे आप जब इस तरह की कोई सेवा काम करते हैं तो आपने जीवन के बारे में क्या महसूस किया? ये सब चीज़ों को करते करते जीवन क्या है? जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं काम कर रहा हूँ तो एक मानव की जो प्रवृत्ति रहती है वो मैं का एक भाव रहता है उसके अंदर, मतलब मैं कैसा कि जैसे वो मेरे अंदर अभी भी है मैं का भाव जो रहता है ना, मैं का भाव जब जिस दिन सेवा में मैं का भाव खत्म हो जाएगा ना तो और आनंद आ जाएगा, फिर जो है ना महानंद की ओर बढ़ जाएंगे। अभी क्या है, जैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ चूंकि मानवीय और मानव प्रवृत्ति है तो मुझे क्या लगता है जैसे कोई काम किया वैसे मैं प्रयास करता हूँ, मेरा नहीं, मगर मुझे तो चूंकि मैं ना भी आपसे कहूँ नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ, मैं तो मन में वो चीज़ आती है, मगर हाँ मेरा दूसरा मन ये कहता है कि मैं इस चीज़ से कैसे कोई ऐसी साधनात्मक है, ईश्वर की कृपा ऐसी हो कि मेरे अंदर बिल्कुल मैं का भाव खत्म हो जाए कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, है ना, मतलब अंदर से सब कुछ खत्म हो जाए। जैसे एक नाम वैसे प्रयास करता हूँ कि ना हो, मगर ये चीज़ और बिल्कुल जब खत्म हो जाएगी, अगर मैं कुछ भी नहीं हूँ मैं, तब और आनंद आएगा। तो इसमें जैसे आपका जो प्रश्न था, क्या प्रश्न बता पूछा आपको जीवन में क्या प्रेरणा मिली? प्रेरणा, जैसे प्रेरणा की बात करें तो मतलब मैं काम करता गया और करने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा कोई काम, एक सिस्टम ऐसा अभी तो काम कर ही रहे हैं, पहुँचे नहीं उस पर। व्यक्ति का जीवन एक छोटा होता है और हर व्यक्ति का जीवन, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ऐसा एक सिस्टम तैयार हो कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बेसहारा निराश्रित व्यक्ति को निरंतर उसको काम सेवा मिलती रहे। तो एक ऐसा समूह, जन समूह, उसमें कोई नाम ना हो कि मैं प्रमोद भार्गव में कोई ऑटोमेटिक, मैं एक आगे चल के एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना चाह रहा हूँ कि पूरा एक साइकिल की चैन ऐसी ऑटोमेटिक चलती रहे कि वो मतलब बिना नाम के वर्षों तक कुछ काम चलता रहे और लोगों को उसका लाभ मिलता रहे। जैसे आप वृद्धाश्रम में वृद्धों से जुड़े रहते हैं, तो वृद्धों की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? वृद्धावस्था में, वृद्धाश्रम को बताऊँ, मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ, हर त्योहार ये हम सब वही मनाते थे। अभी वृद्धाश्रम सेवा भारती के माध्यम से संचालित हो रहा है, क्योंकि मेरा अटैचमेंट उनसे प्रेम का रहता है, मतलब सब चीज़ें हटके जैसे, मतलब जैसे जाना उनसे मिलना, तो उनकी एक अपनी समस्याएं हैं। क्योंकि वृद्धाश्रम में वृद्ध जितने भी हैं, तो वृद्धावस्था में हमने भी देखा होगा, आपके हर व्यक्ति के घर पे वृद्ध है, तो बुजुर्ग जब रहता है तो उसकी क्या है कि उसकी मनोवृत्ति बच्चों जैसी हो जाती है। वो बच्चों जैसी मनोवृत्ति के कारण वो बुजुर्ग वृद्धाश्रम में पहुंचता है, क्योंकि घर में कहीं ना बन पाना, रोक टोक ये चीज़ों के कारण वो है ना, लड़ाई बढ़ाई ये सब चलती रहती है, वो वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। मगर मेरा जो अनुमान है, गुना का जो वृद्धाश्रम है, आनंद कहेंगे, वो व्यक्ति घरों से अच्छे वृद्धाश्रम में अच्छा रह रहा है, एक आनंद आ रहा है उनका। और उसके बाद में वो पीड़ा तरह तरह की बताते हैं, कई कहते हैं कि हमें बच्चों ने ये किया, हमें बच्चों, शुरुआती दौर में हमने बच्चों का ही बहुत विरोध करते थे हम, कई लोगों को मतलब अभी मामले दर्ज करा देते थे, कई लोगों को मतलब बड़ा नीचा दिखाते थे। अभी रिसेंटली घटनाक्रम है, अभी भी एक अम्मा हमें मिली है ग्वालियर की, तो वो अम्मा का परिवार वेल सेटल, मतलब इतना, वो बच्चा है, वो अनुकंपा नियुक्ति 80-85 है उसको, सर्विस, अम्मा खुद पेंशन है, तो भी बच्चे ने उसको निकाल दिया।
कहीं ना कहीं वो लोग ना उसके कोई रिश्तेदार आ पा रहा है ना कोई आ पा रहा है, तो उस पर हम जब काम कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है हमें कि पेंशनर लोग भी कितने परेशान हैं। मतलब वृद्धावस्था में क्या है, जिनको पेंशन मिलेगी उनको तो अच्छा होना चाहिए, चलो को आदमी पैसा आ रहा है, मगर आज जो बच्चे और मतलब परिवार में इतना गैप बनता चला जा रहा है कि 90% घरों में बुजुर्ग परेशान है। ये तो वृद्धावस्था में 40 लोग हैं, मगर हर घर में बुजुर्ग परेशान है। आप तो अगर बुजुर्ग की पीड़ा कर देखेंगे तो वो परेशान है, तो उसमें गलती हम 50% उसकी भी मानना है, मगर मेरा मानना ये कि गलती बुजुर्ग 100% भी करेंगे ना तो भी उनकी गलती को नेगलेक्ट करेंगे बच्चों जैसा समझ के, तभी उनको सिस्टम बनेगा। रोहन भाई, जैसा आप अलग अलग क्षेत्रों में बहुत तरह से काम कर रहे हैं, तो ये आपका परिवार का इसमें क्या भूमिका रहती है, क्या सहयोग रहता है उस पर? परिवार के सहयोग के कारण ही मैं आज यहाँ हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं मेरे साथ में, हमारे भाभी हैं, बड़े भाई, मेरी पति हैं, मम्मी पापा हैं, सब लोगों का विशेष सहयोग है। चिंता चूंकि बनी रहती है, समस्या जटिलता है, जैसे हम काम जो कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी समस्या हैं, लोग बताते रहते हैं, पेपर पढ़ते रहते हैं, उन्होंने कहा ये इन पर ये लग गया वो लग गया, क्योंकि कई मामलों में मैं खुद ही उसमें गवाही हैं, सब चीज़ें हैं, तो उनको चिंता रहती, तो चिंता करना जायज़ है उनका, मगर चूँकि उनका सहयोग है उसके कारण ही आज हम काम कर पा रहे हैं। चलिए, अच्छा है कि आपका पूरा परिवार घर सहयोग, और मुझे लगता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। हम जानना चाहेंगे कि आपकी धर्मपत्नी जी, उनका क्या सहयोग रहता है आपके बारे में, क्योंकि आप वो हर पत्नी ये चाहती है कि मेरा पति मुझे सबसे ज़्यादा टाइम दे, उनका क्या सहयोग रहता है? मैंने एक शब्द बताया था अभी आपको कि सब ईश्वर ही डिसाइड करता है। मतलब ईश्वर जो कर रहा है ना वो काम, ये मानो, मतलब मैं मेरे लिए अगर बताऊं, मैं अभी हम मतलब जैसे मैं परिवार परामर्श केंद्र का सदस्य रहा हूँ विगत 3 वर्ष रहा हूँ, तो मैंने 300 केसों पे काम किया उस विषय में। ऐसे बहुत सारे और भी रहते हैं, तो परिवारों में जो कलह रहती है वो कहीं ना कहीं आज आम हो गई है, हर व्यक्ति के घरों में कलह है। तो ये सब ईश्वर की कृपा है कि मतलब मुझे वाकई में मेरी पत्नी जो है मतलब इतनी अच्छी मतलब मिली है कि मेरा पूरा सहयोग। नाम भी बता दीजिए सब। सोनम मेरी पत्नी का नाम है, सोनम भार्गव नाम है। तो उसके कारण मतलब जो है कि कहीं ना कहीं मतलब अब जैसे मैं लेट नाइट भी पहुंच रहा हूँ घर पे, और सुबह भी जैसे कल की रात में मैं पूरी रात मतलब जो मान लो कि मुझे 12 बजे फ़ोन आया, चला गया, फिर 3 बजे आया, फिर सुबह 5 बजे फ़ोन आ गया। तो चूँकि हमारा संयुक्त परिवार है पूरा, तो उसमें क्या है कि कम से कम जो है चूँकि अब जाए जैसे घर से मैं 3 बजे निकला तो 2 बार फ़ोन आना, फ़ोन लगातार आते हैं मेरे पास मम्मी के, उसके मतलब अगर घर पे 10 बजे नहीं पहुँचता हूँ मैं तो 10 बजे तक 5-6 फ़ोन हो जाते हैं। तो फ़ोन आना ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, मगर उनका पूरा सहयोग है, तो उन्हें मालूम है कि कोई अच्छे ही काम कर रहे हैं, तो पूरा सहयोग है, उनके सहयोग के कारण ही संभव है सब चीज़। चलिए, ईश्वर की आपको कृपा है कि आपको और ईश्वर के कारण ही सब कुछ है कि मतलब उसने आज परिवार अच्छा दिया है, तो इसके कारण सब चीज़ अच्छी चल रही है। आपको वास्तव में धर्म पत्नी मिली जो आपको धर्म के रास्ते पे चलने पे बिल्कुल नहीं रोकती। तो भैया एक चीज़ और मैं हम लोग जानना चाहेंगे, आजकल लोग कहते हैं कि जो समाज सेवा करते हैं और चूंकि आप अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो इसके बीच में आप एक मानसिक संतुलन कैसे बनाते हैं? मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आई, मतलब उस समय हमें तनाव बहुत रहता है। तनाव कैसे रहता है, जैसे जैसे आज भी घटनाक्रम बता रहा हूँ मैं। एक व्यक्ति को हम कल छोड़ के आए आश्रम, यहाँ निराश्रित रूप से गुड़ा में घूमते रहते थे, जब तक कोई नहीं आया, उनकी माँ थी वो भी हमने ही वहाँ छोड़ी। अब उसके परिवार का आज सुबह फोन आया, भैया जो है आप परिवार का बाद में वैसे नहीं देख रहे हैं, उन्होंने बोला। तो तनाव ये रहता है कि इस बीच में मान के चलो कोई घटनाक्रम हो जाए, वो व्यक्ति वहाँ से भाग जाए, तो मतलब मन में चलती रहती है, चिंतन चलता रहता है कि कहीं कोई घटनाक्रम ना हो जाए, चूंकि काम कर रहे हैं तो बहुत तनाव है। मगर तनाव के बीच में हम ये कह रहे हैं कि सब ऊपर वाले ने ऐसा काम डिसाइड कर रखा है कि मतलब हमें ना इसमें जो आनंद आ रहा है, मतलब मुझे अपने जीवन में जो आनंद आ रहा है, मतलब आनंद की पराकाष्ठा, मुझे ऐसा लगता है सुबह शाम तक मतलब मुझसे ज़्यादा खुश उस दुनिया में कोई नहीं। आपके जीवन का सबसे संतोषजनक पल कौन सा रहा अभी तक आपके सेवा काल में? सेवा कार्य में तो संतोषजनक मतलब जिसमें मुझे खुशी मिली जी हमने मतलब ऐसे बहुत सारे जो परिवार मिले हैं हमारे, तो जब वो परिवार मिलते हैं तो मतलब मुझे बहुत आनंद आता है। जैसे कहीं किसी का परिवार मिल जाता है, मैं दूसरा काम छोड़ छाड़ के सीधा भाग के वहीं पहुंचता हूँ। मैं कहता हूँ आज इनका परिवार तो वीडियो कॉलिंग से बात कराते हैं, तो ऐसा लगता है वो पल करने वाकई में सब कुछ। मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए, मैंने आपको बता नहीं पाया। एक परिवार, एक महिला तो ऐसी थी कि जो हमने बंधुआ मुक्त से उनको मुक्त कराया एक होटल से, तो वो महिला 25 वर्ष बाद उनका
परिवार उनको पत्नी का मिले, वो मांग भरती थी। हमने पूछा ऐसा, तो वो कहती थी कि 25 बर्तन में मांग भरती थी। बिहार के रहने वाले थे, पूरा परिवार इंदौर शिफ्ट हो गया। बच्चा 1 साल का था उनका जब वो मिले, वो 26 साल का बच्चा हो गया था, शादी भी हुई थी उसकी। तो जब वो लेने आए, ऐसे ही एक पल और हुआ हमारे उसमें कि एक व्यक्ति था 15 साल से गायब था घर। उनकी माँ, मतलब उनकी जो पत्नी थी, वो इनका इंतजार ही करती रही। वो कहती आएंगे आएंगे आएंगे, मगर घटना का जो परिवार मिला उनका, वो 2 महीने पहले ही वो शांत हो गए। मुझे आज युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं से तो इतना कहना चाहूँगा। वैसे मतलब मैं एक विषय पर और भी काम जैसे कर रहा हूँ। हमारे देश में सेवा अगर की जाए तो 2 क्षेत्र बहुत बड़े हैं जिनमें हम सेवा करके बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। मतलब एक शिक्षा पे आप काम कर सकते हैं, स्वास्थ्य पे आप जागरूक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप खुद ही मतलब एक नया सिस्टम जनरेट करें। जैसे मैं आप छोटा सा उदाहरण व्यक्ति, अगर युवा चाहे, जैसे समाज से आपने बोला भी था कि युवा क्या समाज सेवा करें। कोई व्यक्ति अगर 12वीं क्लास तक भी पढ़ा है, वो ग्रामीण परिवेश से है, तो हम ग्रामीण में आजकल शिक्षा का स्तर, वैसे तो जो अभी जो शिक्षक आ रहे हैं कहीं ना कहीं वेल क्वालिफाइड, मतलब इतने क्वालिफाइड हैं कि वो PSC ये पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद शिक्षा कर्मी बन रहे हैं वो। तो वो पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा होता जा रहा है सरकारी स्कूलों में। तो वो युवा जो हैं ग्राम के हैं, शहर के हैं, कस्बे के हैं, उन युवाओं को जो 12वीं क्लास के हैं, कोई ग्रेजुएशन है, उन लोगों को स्कूल के सराउंडिंग जितने भी जो सेवा बस्ती है, झुग्गी झोंपड़ में जैसे बच्चे हैं जो कि स्कूल तक नहीं आ पा रहे हैं, उनका ये काम होना चाहिए, उनको स्कूल तक लाएं और उसके बाद में उनको जन जागरूक करें कि आपको शिक्षा, मतलब शिक्षा अगर देश में प्रबल होगी, हर व्यक्ति शिक्षित होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेवा ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सब काम होते चले जाएंगे। तो युवाओं को यही संदेश है कि शिक्षा के प्रति है ना, वो अपना शिक्षा का दान निश्चित करते रहें। वो प्रभु जी, जैसे आज हम लोग आज के समय में देखते हैं कि लोग कहते हैं कि यार समाज सेवा करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, पैसा चाहिए जब समाज सेवा करेंगे, पहले पैसा इकट्ठा कर लें फिर समाज सेवा करेंगे। तो आपको क्या लगता है, सेवा करने के लिए पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इच्छा शक्ति? मैं कहूँ मतलब सेवा में क्या पैसे का तो कोई रोल है ही नहीं। आपको बताऊँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि पैसा मतलब मैं कभी जीवन में माने ही नहीं रखता। मैं आपको बताऊँ कि मैं काम भी करता हूँ, मेरा कोई व्यापार जैसे चलता हूँ, मैं आपको उसके बारे में नहीं बता पाया जी बताएं। मेरा काम है, मैं LIC, हाउसिंग फाइनेंस, HDFC, इन सब में लोन, जो घर बनाने के लिए लोन देते हैं, हम छोटे छोटे घर बना के भी बेचते हैं। इसके बाद में हम प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं। तो ये हमारा काम एक ये पार्ट के साथ में अर्थव्यवस्था के लिए, परिवार के लिए ये काम सब चलता रहता है। तो इसमें हमें बड़ी उपलब्धि मतलब इसमें मिली है। तो मतलब उसमें सेवा और अर्थ में मैं आपको इतना कहूँगा कि वास्तविक कोई व्यक्ति सेवा करेगा, उसको पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। पैसा तो ऑटोमेटिक, ये मान लो कि व्यवस्था, जैसे मैं कोई सेवा कर रहा हूँ, मुझे अस्पताल जाना है, तो प्रशासन सब व्यवस्था है ना, बस मुझे तो एक सिस्टम जमाना है और ऑटोमेटिक सब चीज़ चलती रहती है। बहुत सारे अपने देश में आश्रम है, वहाँ तक हमको उनको पहुँचाना है, कोई छोटी सेवा किसी प्रकार की कर सकते। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि मैंने आपको भी ये लगता है कि इच्छा शक्ति होना बहुत आवश्यक है। इच्छा शक्ति के कारण ही सेवा हो सकती है। आप सोचिए पैसे से कोई सेवा नहीं। प्रमोद जी, हम थोड़ा रैपिड फायर रहता है, तो मैं आपसे दो शब्द बताऊंगा, तो आप एक शब्द पे अपनी बात रखें कि आपको क्या लगता है क्या महत्वपूर्ण है। सेवा या सफलता, आप किस पे ज्यादा जोर देते हैं? सेवा है मेरे जीवन में जी। पैसा या संतोष? संतोष। एक शब्द में सफल जीवन का मंत्र क्या है आपका? मेरा जीवन का मंत्र तो यही है कि मैंने बहुत मतलब ऐसा लगता है कि सेवा करते चलो और आनंद मिलता चला है और ऑटोमेटिक मेरे काम होते चले जाते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत? मेरी सबसे बड़ी अगर ताकत की वही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं सेवा का काम कर रहा हूँ, तो वो मतलब मुझे लगता है मैं कोई काम कर दूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे काम हो जाते हैं ईश्वर के पास से। आपका समाज और देश के लिए क्या संदेश है? एक कोई सपना है जो आपने समाज के लिए सोच रखा हो? मैं वैसे तो बहुत सारे हैं काम मतलब सोचने के लिए, मगर मैं तो ये कहूँगा पहले क्या है, बुजुर्ग जो होते थे, जो मैं बुजुर्गों को काम करते, बुजुर्गों को व्यक्ति पहले हमने सुना है, हमने देखा है, हमारे दादाजी उनको धरोहर मानते थे, बुजुर्गों को घर की धरोहर मानते थे। आपने भी सुना होगा बुजुर्गों घर की धरोहर है, मगर आजकल क्या बुजुर्गों को कचरा कर दिया। तो मैं तो सबको संदेश यही देना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति का घर समृद्ध, शांति और उसको अगर कुछ बढ़ाना है, तो बुजुर्गों का, माँ बाप का वो जितना ख्याल रखेगा, जितना वो उनके प्रति उनका ध्यान रखेगा, वो उतना बढ़ेगा। और अगर वो नहीं करेगा ये चीज़, आप देखना उसका पतन होता चला जाएगा। आज की हमारी जो एपिसोड की यात्रा थी वो प्रमोद जी भार्गव के साथ थी। मुझे आशा है कि आपको इनकी कहानियों ने, इनकी बातों ने भावुक किया होगा, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो
वास्तव में जो कर रहे हैं वही बात कर रहे थे, इसलिए उनको अपने बारे में बताने में कोई दिक्कत नहीं आई। प्रमोद जी से आज हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, हमारे युवाओं ने बहुत सारे संदेश लिया, और मैं चाहूँगा कि युवाओं को इससे एक दिशा भी मिली होगी और उनकी दशा भी बदली होगी। और हम लोग कहते हैं कि सेवा के लिए पैसे नहीं, केवल इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। जब आप निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करते हैं तो पूरा नियति और पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। और मुझे आशा है कि आपने ये एपिसोड, हम लोगों की बातचीत आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और सबसे आग्रह है कि प्रमोद जी की बातों पर ध्यान दें और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से अधिक शेयर करें। जैसे प्रमोद जी जो लोग काम कर रहे हैं, इनके सेवा के काम लोगों तक पहुँचे, लोगों इनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। प्रमोद जी, आपने समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी व्यक्ति के जीवन में कोई खुशी आती है, जैसे हमारे साथ में भी कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में इतनी खुशी वो स्मरण में याद रहे, मेरे मतलब दिमाग में और चिंतन में वो ऐसे फंसा स्मरण है। मुझे लगता है इतनी खुशी मतलब मिलती है, किसी का परिवार मिलता है कि उस दिन तो ऐसा लगता है कि हम नए समस्याएं लेके पाए। उस समय आईएएस तरुण राठी करके थे, तो उनको मैंने बताया तो वो मुझसे बकायदा उन्होंने बोला कि तुम कहीं ना कहीं किसी को फायदा नुकसान तो पहुँचे। मुझे बारे में पता भी किया। जैसे सेवा को अपन एक माने कि हम घरों पे अगर एक गाय को रोटी दे रहे हैं, वो भी एक सेवा है। कोई व्यक्ति अगर भिक्षा लेने हमारे दरवाजे पर है, उसको अगर रोटी दे रहा है तो वो भी एक सब सेवा का ही भाव है। मगर मेरा मानना ये है कि कोई भी युवा अगर शुरुआती दौर करना चाहता है तो उसके मन में ये भाव होना चाहिए कि वो व्यक्तियों की कैसे मदद किसी बहुत सारे प्रकार से अगर, जैसे हम एक आम तौर पर छोटी सी